हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जर्नल साइंस से जैव प्रौद्योगिकी टॉपिक से चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जर्नल साइंस के 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से सही कथन का चयन करना है? तो एडेनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीव जिसको जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरस में द्वितंतु डीएनए संजीव जिसको जीनोम कहते हैं होते हैं। ये गलत है। कभी कभी सामान्य जुखाम में एंडीनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स HIV रेट्रो वायरस के कारण होता है। ये सत्य है। तो केवल कथन 2 सत्य हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो क्या है? इंफ्रारेड है। डीएनए की खोज किसने की थी? इनमें से किसी ने नहीं की थी। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि डीएनए की खोज किसने की थी। रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, क्या है? कोबाल्ट 60। डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ये बनाया है 2 रज्जुकों की पूरकता ने। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन से सही हैं? पहला, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं, यह गलत है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, सत्य है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, यह भी सही है। कथन 2 और 3 सही हैं। आनुवंशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करें। उपयुक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं। वह हैं, तो वे कौन कौन से हैं? रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग। मानव क्लोनिंग नहीं है। 1 2 3 होगा। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, किससे है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत हैं स्टेम कोशिकाओं का? यह है अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए है? ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तन पौधे, जेनेटिक रूप में अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंधग्रस्त होते हैं, सत्य है। उपयुक्त में से सभी के लिए है। एनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ये होता है प्लाज्मिड का। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। उपयुक्त सभी से। परख नली शिशु के मामले में तो निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। भारत में बेटी वैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण है। बेटी वैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है, यह गलत है।
बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है, ये भी गलत है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ये सत्य है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, ये भी सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो कथन 3 और 4 सत्य है। कथन है गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितने कि किसानों के लिए। सत्य है। कारण है इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तन होता है, यह भी सत्य है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना सकते हैं। उत्पाद में कोशिकीय मान बढ़ाना, ये भी सत्य है। अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, ये गलत है। उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, ये भी सही। तो कथन 1, 2, 4 सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को क्या कहेंगे। इसको कहेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है। केवल न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिकों परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकटापन्न प्रणालियों के रक्षण में, उपयुक्त सभी क्षेत्र में होता है। कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है। तो क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। स्तंभ कोश का अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बीजपुट अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, सत्य है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, ये भी सत्य है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकता है, ये भी सत्य है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, ये भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं। आरएनए अंतरक्षेप प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है क्योंकि यह जीन अभिव्यक्तिकरण रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है, सही है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी सत्य है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। इसे ऐसे फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो, ये भी सत्य है। कथन 1, 2, 4 सही है। प्राय समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है। तो यह है लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, गलत है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, ये भी गलत है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, ये सही है। कथन केवल 3 सही है। फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।